साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए संविधान एवं मूल विधि से कैसे प्रश्न पूछे गए थे यूपीएसआई 2016 और 17 में, और किस तरह के प्रश्न 2021 में आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में कंपटीशन क्रिएट करेगा, क्योंकि बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी, लगभग सभी ने पढ़ रखे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका सब्जेक्ट है मूल विधि, आईपीसी 1860 इसी के अंतर्गत आता है और कुछ एक्ट भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ में एक बात आपको और बता दें, हिंदी के आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो 40 में से 40 प्रश्न आपको सही करने होंगे हिंदी के। मतलब अगर आपको सिलेक्शन पाना है, क्योंकि यूपीएसआई में 20 लाख फॉर्म कम से कम भरे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है फाइनल, तो आपको कम से कम हिंदी में तो पूरे के पूरे नंबर लेकर के आने वाले होंगे। और इसमें किस तरह से नंबर प्राप्त करने हैं संविधान और मूल विधि में, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर, जो आपको अवगत कराएगा कि किस तरह का प्रश्न जो है आपके यूपीएसआई के संविधान और मूल विधि से पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है दल बदल विरोधी कानून से, ऑप्शन बी है पंचायती राज से, ऑप्शन सी है भूमि सुधार से, ऑप्शन डी है संघ एवं राज्य क्षेत्रों के मध्य शक्ति विभाजन से। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि दल बदल विरोधी कानून से संबंध है 10वीं अनुसूची का। अब देखिए याद कैसे करेंगे, तो दल बदल में दा आ रहा है, 10वीं अनुसूची में भी शुरू में दा आ रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, दा से 10वीं अनुसूची, दा से दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान से है। यह सूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी और 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। संशोधन कब किया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए है संप्रभुता, ऑप्शन बी है व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन सी है समाजवाद एवं पंथनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है निजता। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब देखिए, ये जो दोनों शब्द है ना, ये शुरुआत में भारतीय संविधान में नहीं थे, यानी मूल भारतीय संविधान में ये दोनों शब्द नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अब याद कैसे करेंगे कि 42वां संविधान संशोधन कब आया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। अब देखिए याद करने की ट्रिक, 42 को जोड़ करके देखिए, 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है। और 1976 के लास्ट में कौन सा अंक आ रहा है? 6 आ रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एमपीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप 44वें संविधान संशोधन 1978 को याद कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। और 1978 के लास्ट में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, 44वां संविधान संशोधन 1978 किसके काल में? मोरारजी देसाई के काल में। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पूरी ट्रिक भी हम आपको देंगे, डिटेल में भी समझाएंगे, क्योंकि हमको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर गेन करने हैं अगर आपको यूपीएसआई क्वालिफाई करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अरे आंसर की मुंह दिखाई हो गई भाई, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ऑप्शन ए है संविधान संगत सरकार, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन सी है विधि का शासन, या फिर ऑप्शन डी है सत्तावादी सरकार। इसका आंसर है डी, यानी कि सत्तावादी सरकार जो है भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधान के अनुसार होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र। अब देखिए क्या मतलब निकला इसका, तो भारत के पास एक संविधान है भाई। अब वो संविधान किस लिए है? इसीलिए है कि उसी के अनुसार शासन चलेगा। अब क्या होता है, संविधान में बताया गया है कि भाई आपको 5 वर्ष के बाद चुनाव करवाने पड़ेंगे, आपके पास राज्यसभा है, लोकसभा है, सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो इसलिए भारत में क्या है, जो आपकी सत्तावादी सरकार है वो भारत में नहीं है। सत्तावादी सरकार का सीधा उदाहरण आप चीन को दे सकते हैं। जैसे चीन के राष्ट्रपति ने यहाँ जो आपके शी जिनपिंग हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं चीन का राष्ट्रपति रहूंगा, ठीक है। तो वो आपका उदाहरण हो जाएगा सत्तावादी सरकार का। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं होता है। भारत में हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रतिनिधि हैं वो चुन करके जाते हैं। इवन राष्ट्रपति तक का चुनाव भारत में होता है, तो ठीक है। तो क्या गलत हो जाएगा कि भारत में सत्तावादी सरकार नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। यही विशेषता नहीं है भारत की, बाकी तीनों विशेषताएं भारत की हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? यह प्रश्न पूछा गया था, लोगों को समझ में नहीं आया था कि ये उल्फा क्या है, ठीक है। लोगों ने बता दिया उल्का पिंड है, कुछ भी है, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, या फिर ऑप्शन डी है कश्मीर। तो कहां से संबंधित है उल्फा उग्रवादी? आइए आपको बताते हैं इसका आंसर।
इसका आंसर है ए, यानी कि असम से संबंधित है उल्फा उग्रवादी संगठन। पूरी जानकारी आइए देते हैं। तो देखिए, उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इसका पूरा नाम है। इसका जो निर्माण है वो किसने किया था, तो परेश बरुआ तथा अन्य के द्वारा 1979 में उल्फा संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण यह प्रश्न है क्योंकि बार बार रिपीट होकर के पूछा जाता है, लोगों को कंफ्यूज करता है। उल्फा से लोग सीधे उल्का लगा लेते हैं, कोई उल्का पिंड वगैरह लगा करके आंसर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3 या फिर ऑप्शन डी है भाग 4। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि भाग 2 में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं। तो अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है, तो भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। सारी जानकारी हम आपको डिटेल में देंगे जब हम आपको संविधान पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अभी तो हम एक आपको डेमो क्लास बता रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आईपीसी भी हम आपको पढ़ाएंगे, सारे प्रश्न हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, चलिए यहाँ से आपकी आईपीसी स्टार्ट होती है, जिसके बारे में इंतजार रहता है कि आईपीसी क्या है। 1860। तो प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 1 में किसके बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए है अपराध की परिभाषा, ऑप्शन बी है संहिता के नाम एवं इसके प्रवर्तन विस्तार के बारे में, ठीक है, ऑप्शन सी है संहिता के नाम क्षेत्राधिकार के बारे में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि एक मिनट, संहिता के नाम एवं उसके प्रवर्तन विस्तार के बारे में बताया गया है आईपीसी धारा 1860 के आर्टिकल 2 में। तो देखिए आर्टिकल 1 में, अब देखिए इसका आंसर मतलब क्या है। तो देखिए आईपीसी की धारा 1 में संहिता के नाम, वर्ष एवं प्रवर्तन विस्तार के बारे में बताया गया। जैसा हमारा संविधान स्टार्ट होता है तो भाग 1 में क्या बताया गया है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि यहाँ ये जो भारत का संविधान है किस लिए बनाया है, क्या कैसा, ये सारी जानकारी दी जाती है। उसी तरह से जब आईपीसी स्टार्ट होती है तो आईपीसी की धारा 1 में बताया जाता है कि ये संहिता है, इसका पूरा नाम है भारतीय संहिता 1860, आईपीसी इसको बोलते हैं, कहाँ कहाँ लागू होती है, सारी जानकारी बताई जाती है। तो भारतीय संविधान जो आईपीसी धारा 1 में ये सारी जानकारी दी गई है। पहले यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी आईपीसी, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग तो पहले से ही था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल इसको अंग बना दिया गया है। ठीक है, भारत में शामिल कर दिया गया है स्पेशली। तो ये जो आईपीसी है, आईपीसी 1860, अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है, आईपीसी 1860 की किस धारा में न्यायालय का वर्णन किया गया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है धारा 17, ऑप्शन बी है धारा 18, ऑप्शन सी है धारा 19 और ऑप्शन डी है धारा 20। तो आईपीसी की किस धारा में न्यायालय का वर्णन किया गया है? आइए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि धारा 20 में न्यायालय के बारे में बताया गया। तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि 17 में क्या बताया, 18 में क्या बताया, 19 में क्या बताया और 20 में क्या बताया आईपीसी धारा 1860 में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए धारा 20 में न्यायालय के बारे में बताया गया, हमने आपको बता ही दिया है। धारा 17 में सरकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, धारा 18 में भारत की परिभाषा दी गई है और धारा 19 में न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना है, धारा 17 सरकार के बारे में है, धारा 18 भारत की परिभाषा बताई गई है, धारा 19 भारत में न्यायाधीशों के बारे में बताया गया और धारा 20 न्यायालय के बारे में बताया गया। ये सारी धाराएं हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको ट्रिक के माध्यम से हम याद करा देंगे। वैसे आप आईपीसी पढ़ने बैठेंगे तो दिमाग घूम जाएगा, लेकिन हम आपको बिल्कुल डिटेल में और आराम से एकदम मतलब ट्रिक की मदद से पढ़ाएंगे, आपको सारी चीजें याद होती चलेंगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से जिसकी उम्र, ऑप्शन ए है कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन ए है 16 वर्ष से अधिक हो, ऑप्शन बी है 18 वर्ष से अधिक हो, ऑप्शन सी 21 वर्ष से अधिक हो या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए आईपीसी 1860 में नारी शब्द की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, तो क्या उसमें उम्र के बारे में बताया है या नहीं बताया है, कितनी बताया है, ये सारी जानकारी आइए देखते हैं। इसका आंसर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं तो फिर कितना, आइए देखते हैं। तो आईपीसी की धारा 10 के अनुसार स्त्री और पुरुष के बारे में यहाँ पर परिभाषा दी गई आईपीसी धारा 10 में, और इसमें बताया गया है, लेकिन उसकी किसी भी उम्र के बारे में नहीं बताया गया है कि कितनी एज होनी चाहिए तब आपको स्त्री काउंट किया जाएगा, कितनी एज होनी चाहिए तब आपको पुरुष काउंट किया जाएगा। ऐसा आईपीसी की धारा 10 में नहीं बताया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है हेतु, आपराधिक मनः स्थिति तथा आपराधिक कार्य, ऑप्शन बी है हेतु। ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल टेक्निकल शब्द हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आशय तथा ज्ञान, ऑप्शन सी है आपराधिक मनः स्थिति एवं आपराधिक कृत्य और ऑप्शन डी है ज्ञान, आशय तथा कार्यवाही। तो अपराध के मुख्य आवश्यक तत्व कौन कौन से, इनमें से कौन सा तत्व होगा जब आपको अपराधी माना जाएगा? आइए देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि आपराधिक मनः स्थिति एवं आपराधिक कृत्य। यानी आपराधिक जो अपराधी है, जो अपराध कर रहा है, उसके मन में यह स्थिति होनी चाहिए, उसके मन से यह होना चाहिए, उसके मन में यह इच्छा होनी चाहिए कि हमको यह अपराध करना है, तब वो अपराध करेगा। दूसरा आपराधिक कृत्य, कि वो कौन सा कार्य कर रहा है, ये दोनों होंगे तब आपको अपराधी माना जाएगा।
ठीक है, यानी अपराध की इच्छा होनी चाहिए तथा आपराधिक कृत्य किया जाना होना चाहिए। अब जैसे अगर आप किसी 7 साल के बच्चे की बात करते हैं, अगर उसने किसी को चाकू मार दिया, तो हम उसको अपराधी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मन में नहीं पता था, उसकी ऐसी पूरी मनः स्थिति नहीं थी कि हमको इसको चाकू मार के मारना है या खत्म करना है। उसकी ऐसी कोई मनः स्थिति नहीं थी, इसलिए 7 साल के कम जो बच्चे होते हैं, उनको अपराधी नहीं माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? मन की स्थिति होनी चाहिए, दिमाग उसका बिल्कुल परिपक्व होना चाहिए यह कार्य करने के लिए, और आपराधिक कृत्य होना चाहिए, तब आपको अपराधी माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से कौन सा सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व है? यानी कि अगर आप अपराध करेंगे तो कौन सा इसमें से कंपलसरी होना चाहिए? ऑप्शन ए है आपराधिक औजार, ऑप्शन बी है आपराधिक कृत्य, ऑप्शन सी है इच्छा और ऑप्शन डी है हेतु। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि आपकी इच्छा होनी चाहिए तभी आप मतलब अपराध करेंगे। अब जैसे इच्छा ही नहीं हो रही, कोई जबरदस्ती आपसे अपराध तो करवा नहीं लेगा, है ना। देखिए, किसी भी अपराध को करने के लिए इच्छा का होना आवश्यक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई पागल व्यक्ति है, ठीक है, अगर पागल व्यक्ति ने किसी को चाकू मार दिया, या अभी यूपी में एक घटना हुई थी फतेहपुर थाना क्षेत्र में कि एक पागल व्यक्ति ने जो है फावड़े से 2-3 आदमियों को मार दिया था, तो उसको अपराधी नहीं माना गया था। हालांकि पागल खाने बाद में भेज दिया गया था, लेकिन अपराधी क्यों नहीं माना गया, फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? कि इसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसके अनुसार नहीं चल रहा था, तो इसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि हमको इनको मारना ही है। ठीक है, तो जो पागल व्यक्ति होते हैं, जिनका दिमाग काम नहीं करता है, उनको अपराध की श्रेणी में, आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं होती उसको मारने की। ठीक है, तो इच्छा का होना कंपलसरी है, तभी आपको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी कि सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व क्या है? तो इच्छा जो है वो सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो ये थी आपकी डेमो क्लास। कुछ इस तरह के प्रश्न आपके संविधान और आईपीसी से आएंगे। इसके बाद हम आपको महिला संरक्षण भी पढ़ाने वाले हैं, बाल संरक्षण भी पढ़ाने वाले हैं, और जो आपका पर्यावरण संरक्षण संविधान है, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इनमें से प्रश्न बनेंगे। और करंट अफेयर के ऊपर विशेष ध्यान देकर के चलिए, स्ट्रैटेजी के ऊपर विशेष ध्यान देकर चलिए, क्योंकि भाई यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको हिंदी में, और हिंदी के बारे में आपको बता दें तो हिंदी की अलग से क्लास शाम को 4:30 से 5 बजे के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि 40 में से 40 प्रश्न बिल्कुल 40/40 क्वेश्चन सही करें यूपीएसआई में सिलेक्शन पाने के लिए। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, कि फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूपीएसआई की तैयारी कराई जा रही है आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आती जाएंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती जाएगी। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं हिंदी वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।